हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। डक्टाइल एकेडमी पर हम लेकर आए थे आपके लिए टेंस की जो क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, टेंस की जो फॉर्मेशन थी उसके बारे में बताया, और ये भी बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के उसके फंक्शन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। उस सब के ऊपर हमने कल एक क्लास में उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था और आपको बताया था। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम अगले टेंसेस के बारे में समझेंगे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और समझिए कि आगे के जो टेंसेस होते हैं उसके फंक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, क्या हिंट वर्ड्स होते हैं, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उन सब के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का हमारा नाम था टेंस। टेंस हमारा टॉपिक था और जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और जिसको सिंपल कहते हैं वो हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट सिंपल। आज जो हमारा आगे बढ़ेंगे हम जिस टॉपिक के साथ, आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है, जो हमारा अगला टेंस होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप समझें तो इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा कि कंटिन्यूअस वर्ड से ही पता चलता है कि इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, किसी काम की कंटिन्यूटी जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमको बताती है। यानी कि इस टेंस से हमें पता चलता है कि किसी काम को कंटिन्यूअसली जब किया जाता है। तो इसकी हम अगर बात करें तो जब हिंदी में, जब इस टेंस के बारे में, जब हमें हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन की जरूरत होती है तो हम क्या समझते हैं कि जहां पर लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में भी ये बात आपसे शेयर की थी कि जो हमारे हिंदी का है, ये हिंदी हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है जब हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो। लेकिन जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे कोई भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं करता है कि उसमें वो आपको हिंदी दे देगा और आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। बिकॉज ये 10वीं बोर्ड है, ये 10th बोर्ड है। यहां पर एग्जामिनर आपको इवन पेपर का जो पेज होगा उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड भी हिंदी का लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो अब इस टेंस के बारे में हम समझते हैं कि इस टेंस में होता क्या है, किस तरह से इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, किस तरह से इसके हिंट वर्ड्स होते हैं, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या रहता है इसमें। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, व्हेन एन एक्शन, व्हेन एन एक्शन, जब कोई कार्य हैपेंस एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम किसी बात को बोल रहे हैं और उस समय अगर वो काम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि व्हेन एन एक्शन हैपेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते टाइम जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, माँ किचन में खाना पका रही है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि या फिर जो खिलाड़ी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं। जब हम एग्जाम की बात करें, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को समझा था, उसमें यही बताया था कि इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, और उसके बाद इसके जो हिंट वर्ड्स होते हैं जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है और इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और हमें कौन सी वर्ब फिल करनी है। तो देखिए, अगर मैं इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चा, वो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होती है वो होती है इज, एम और आर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इज यहां पर यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पर भी होगा, यानी कि एक इकलौते के लिए क्या यूज हो जाएगा, इज यूज हो जाएगा। जब हम बात करते हैं एम की तो एम यूज हो जाता है आपका आई के साथ, यानी कि आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ प्रेजेंट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लग सकती है और वो होती है एम। अगर इसके साथ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो उसका कोई ना कोई और कंडीशन होती है, वो फिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। अगला हम देखते हैं आर। तो आर यहां पर यूज हो जाता है प्लूरल के लिए।
यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा तो हम आर का यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर के लिए इज, एम आई के लिए होता है और आर प्लूरल के लिए होता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी मेन वर्ब की, यानी कि मेन वर्ब, अब हमें सबसे पहले सेंटेंस में दो चीजें हमको भरनी होती है। यहां पर एग्जामिनर हमसे जो भरवाता है उसमें दो चीजें जो मेन रोल में होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने समझा, अब मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है, यानी कि जिसको आप V5 भी कहते हो, यानी कि V5 भी कहते हो, ठीक है, सॉरी, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, V4 कहते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को V4 भी कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर? हालांकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन हाँ हम फिर भी इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मानकर चलते हैं। अब यहां तक आपने समझा कि क्या ये टेंस होता है, हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, इंग्लिश में हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, दूसरा इसकी मेन वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या सिंगुलर में यूज होता है, क्या प्लूरल में यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर टेंस को वहां पर आपको एग्जामिनर जो देगा वहां पर आपको उसको क्लियर करने के लिए हिंट वर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिना हिंट वर्ड के हमें नहीं पता चल पाएगा ये टेंस कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके हिंट वर्ड्स क्या होते हैं। इसके हिंट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, इसके अगर हिंट वर्ड्स की मैं बात करूं तो जो इसके हिंट वर्ड्स होते हैं उसमें देखिए आप, जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल के हिंट वर्ड्स पढ़े थे उसी तरह से इसके जो हिंट वर्ड्स होते हैं जिनको एडवर्बियल भी कहा जाता है, एडवर्बियल्स भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से होते हैं ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये पता नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, इसलिए मेन फोकस आपको हिंट वर्ड्स पे भी करना पड़ेगा। अब इसमें हिंट वर्ड्स क्या होते हैं, इसमें हिंट वर्ड्स होता है एक तो नाउ हो जाता है, एक हो जाता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इसके अलावा एट दिस मोमेंट, यहां लिख देता हूं मैं, इसको नीचे लिख देता हूं, क्या नहीं आ पा रहा है, एट दिस मोमेंट, ठीक है, दीज डेज, ठीक है, दीज डेज, इसके अलावा स्टिल आ जाता है इसमें। और कई बार एग्जामिनर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज करके भी आपसे पूछ लेता है लुक, ठीक है। ये सारे के सारे हिंट वर्ड्स होते हैं जो कि इनकी पहचान होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये टेंस कौन सी कैटेगरी का है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हमने स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, इसका जो अफर्मेटिव होता है, यानी कि सबसे पहले हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव में हम सीखते हैं। देखिए एक चीज याद रखना बेटा, अफर्मेटिव आप लोगों से एग्जामिनर सबसे ज्यादा अफर्मेटिव ही पूछता है। एग्जामिनर आपसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में नहीं पूछता है, वो आपसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस देता है और उसके अंदर ही आपको वर्ब फिल करवाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, देखो बेटा यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको एक चीज कह देता हूं, यहां बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर तय करवाया जा रहा है। यहां हर वो बच्चा सीख सकता है इस प्लेटफॉर्म पर जिसको टेंस का कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बच्चों के एक्स्ट्रा क्वेरी यही होती है इंग्लिश में कि सर हमें टेंस याद नहीं होते, टेंस के स्ट्रक्चर्स याद नहीं होते, क्योंकि उस बच्चे को फॉर्मेशन अच्छे से नहीं पता होता है। तो फॉर्मेशन हमें हर टेंस का पता होना चाहिए, तभी हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम हर जगह कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो होता है उसमें होता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आपको पता है, जो डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। हेल्पिंग वर्ब में या तो इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई सी भी एक का यूज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आई है। उसके बाद इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है, और जो सबसे लास्ट में होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब एग्जामिनर आपसे किस तरह से क्वेश्चन करता है ये समझेंगे। एग्जामिनर के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से पुटअप किए जाते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। एग्जामिनर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से पुटअप करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूं, जैसे वो इस तरह लिखेगा, इट डैश रेन नाउ। क्लियर? यानी कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन कर दिया इट डैश रेन नाउ, यानी कि कहने का मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है अभी, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब बारिश हो रही है। यानी कि क्या हो रही है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि बारिश हो रही है,
तो उसके लिए इस तरह से सेंटेंस बना जाता है। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने का, वो यही होता है, सबसे पहले हम इसमें हिंट वर्ड्स ढूंढते हैं, जो हिंट वर्ड्स आपको बता रखे हैं। तो यहां पर जो हमारा हिंट वर्ड्स है वो है नाउ। तो नाउ से हमें पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है। नाउ से हमें पता चला ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमें पता चल गया तो उसके बाद हमको ये भी पता है कि इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इट। इट बेटा सिंगुलर होता है, इट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या बताई थी आपको? इज। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। हमारी मेन वर्ब क्या दे रखी है? रेन। तो इसके आगे हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रेनिंग। तो क्या हो गया सेंटेंस? इट इज रेनिंग नाउ, यानी कि अभी बारिश हो रही है। यानी कि आप भी जैसे घर पे कई बार कहते हो कि बेटा बाहर मत निकलना, अभी बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग नाउ। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बात करूं तो किस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये ध्यान रखना। ये पूछता है माई फादर डैश वर्क इन ए कंपनी these days। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक और हिंट वर्ड्स है और उस हिंट वर्ड्स का नाम है एक सेकंड, उस हिंट वर्ड्स का क्या नाम है? उसमें ये है नाउ ए डेज। नाउ ए डेज यानी कि इन दिनों, नाउ ए डेज। ठीक है, ये भी एक इसका हिंट वर्ड्स है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि माई फादर डैश वर्क इन ए कंपनी दीज डेज, यानी कि ये कह रहा है इन दिनों पिताजी क्या कर रहे हैं? एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने हिंट वर्ड्स देखा, यहां पर हिंट वर्ड्स क्या आ गया? दीज डेज। तो इस हिंट वर्ड से हमको ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है यहां पर माई फादर। तो आपको पता है जो फादर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पिताजी तो एक ही होते ना बच्चा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माई फादर इज वर्किंग इन ए कंपनी दीज डेज, यानी कि इन दिनों पिताजी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला देखिए आप, पीपल डैश यूज मोबाइल फोन नाउअडेज, यानी कि ये कह रहा है लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं? मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। क्या हिंट वर्ड से हमारा? नाउअडेज। नाउअडेज से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या आ जाएगा? अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? पीपल है। पीपल का मतलब होता है लोग, यानी कि एक आदमी की बात नहीं की जा रही है, यहां बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो होगी आर, और यूज का हमने क्या बना दिया? यूजिंग, यानी कि पीपल आर यूजिंग मोबाइल फोन नाउअडेज, यानी कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, इस तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। अब चाहे वो आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एग्जामिनर के क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, क्योंकि इसके अलावा एग्जामिनर के पास कुछ भी नहीं है आपसे पूछने के लिए एक्स्ट्रा, है ना। मैं एक और बता देता हूं, आई, या आई की जगह आप लिख लो द स्टूडेंट्स डैश टिल डैश वेट फॉर देयर रिजल्ट, यानी कि जो विद्यार्थी है वो अभी भी क्या कर रहे हैं? अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स है दे स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हिंट वर्ड्स हमने समझा क्या है इसका? स्टिल। स्टिल मतलब अभी तक, यानी कि अभी भी, यानी कि अभी भी क्या काम कंटिन्यू हो रहा है। तो जो यहां पर समझ में आ गया हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका जब हम लोग फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? द स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम हेल्पिंग में भर देंगे आर, और यहां पर हम क्या कर देंगे? वेटिंग। द स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। एक चीज याद रखनी है अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी इसमें कोई फिक्स नहीं है
कि एडवर्ब लास्ट में आ जाएगी, एडवर्ब बीच में भी आ सकती है, एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं, आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में मत रखना कि अगर एडवर्ब मान लो पहले आ जाए, तो आप ये दिमाग में मत रख लेना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अब आप उसमें भी देखेंगे, आपने ये कह दिया एट दिस टाइम के बाद माई मदर डैश कुक फूड इन द किचन। अब यहां पर आप देखना बेटा, यहां पर मैंने आप लोगों को एडवर्ब पहले दे दी एट दिस टाइम, तो एडवर्ब का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एडवर्ब का कोई ये जोन नहीं है कि एडवर्ब लास्ट में ही आएगी, वो बीच में भी आ सकती है, जैसे कि स्टिल आया, वो शुरुआत में भी आ सकती है, जैसे कि मैंने अभी यहां यूज की है। क्लियर? तो आपको तो अपने हिंट वर्ड्स पे फोकस करना है। और एक चीज याद रखना, टेंस को अगर आप एग्जाम में, चाहे आप स्कूल में एकेडमिक्स में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, अगर आपको टेंस के हिंट वर्ड्स याद नहीं है तो आपका टेंस का क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मेन फोकस क्या करना है, हर टेंस का हिंट वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए, हर टेंस का मेन वर्ब वो हमें पता होना चाहिए। ये तीन चीजें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे को हिंट वर्ड्स, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों चीजों की नॉलेज है, कभी लाइफ में उसका टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होना है, इस चीज की गारंटी हम देते हैं। अगर मान लो वो इन तीनों में से कुछ भी लैग कर जाता है तो क्वेश्चन सही भी नहीं होना, इस चीज की भी गारंटी हम दे सकते हैं। क्लियर? तो जहां पर ये तीन चीजें जिस बच्चे को याद है तो समझ लो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब यहां पर देखिए, ये कह रहा है एट दिस टाइम, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस समय जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, माई मदर, मदर यानी कि माता जी। अब माता जी क्या कर रही है, कुक फूड इन द किचन, किचन में खाना पका रही है। तो माता जी यहां पर सिंगल है तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज कुकिंग फूड इन द किचन, यानी कि जो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमने समझा, जो हमने सेंटेंस बनाए आपके लिए ये आपके सामने है। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। आगे अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी होता है, ध्यान रखना। हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे हीरो, जीरो से हीरो तक की जो क्लास है, इसमें जो ये आपका बैच है, जिस बैच में आप पढ़ रहे हो, जिस क्लास को आप ले रहे हो, इसमें ये मानना है हमारा कि बच्चे का हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि मान लो कहीं भी उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो किस तरह से उसको फेस करेगा। तो नेगेटिव में सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और नेगेटिव का बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लग जाता है, बाकी सेंटेंस में कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा, सब वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मैं इसके डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि ये आपसे एग्जामिनर पूछता नहीं है, इसलिए हम इसकी बात डायरेक्ट कर लेते हैं, एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्लियर? या फिर अगला एग्जांपल मैंने ये कह दिया, माई सिस्टर इज नॉट डूइंग हर वर्क, मेरी जो बहन है वो अपना काम नहीं कर रही है। या अगर मैं दे का यूज करके करूं, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यानी कि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं आगे इंटेरोगेटिव की, तो हम इंटेरोगेटिव को भी समझते हैं। ये आपका नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव की मैं अगर बात करूं, इंटेरोगेटिव मैंने आपसे पहले ही समझा दिया था पिछली क्लास में। जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारे मेन वर्ब आ जाएगी,
जो क्या है मेन वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपके सामने मैं एग्जांपल भी इसके लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आर यू ड्रिंकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो, या फिर इज राम वॉचिंग टीवी, क्या राम टीवी देख रहा है। क्लियर? तो ये हो गया इसके इंटेरोगेटिव। तो यहां पर ये हमने अभी सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहली बात किसी भी काम को जब लगातार कर रहे हो हम, किसी काम की कंटिन्यूटी होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। दूसरा, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज सिंगुलर एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। दूसरा मेन वर्ब जो होती है इसकी, जिसको V4 भी कहा जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहा जाता है। इसके बाद इसके जो हिंट वर्ड्स होते हैं वो हमने सीखे, जिसमें नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, दीज डेज है, नाउ ए डेज है, स्टिल है, लुक है। क्लियर? तो लुक इस तरह से भी उसका क्वेश्चन आ जाता है, अगर कहीं पे लुक और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह से आएगा मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसी में उसका एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि उसी में उसका एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। क्लियर? देखिए अब यहां पर इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए एक बार, देखिए ये यहां पर मैं लिख देता हूं। चलिए इस तरह से भी एग्जामिनर दे देता है, जैसे लुक द बॉय, फिर आपको वो इस तरह से दे देगा फिलअप्स, फिर वर्ब दे देगा क्राई। ठीक है? वो कह रहा है देखो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी कि लुक, देखो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। लुक, यहां से हिंट वर्ड्स क्या आ गया, लुक द बॉय, यानी कि लड़का है वो क्या कर रहा है, इज क्राइंग, यानी कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, लड़का जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो लुक वाला भी सेंटेंस मैंने आपको समझाया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा टेंस आता है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। एक तो देखो आप लोग जब हिंदी की बात करें तो इस टेंस को जब ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके लास्ट में क्या आ जाता है, चुका है, चुकी है या चुके हैं। देखिए ये बेटा इसको लिखवाने का मेन टारगेट यही है, क्योंकि जब कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा अगर इस क्लास को देखता है तो वो कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि उस बच्चे के कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर किए हुए होते हैं। तो उस बच्चे को ये भी समझाना जरूरी होता है कि टेंस कौन सा वाला है उसको रिमाइंड करवाने के लिए। और हो सकता है आप में से भी कई बच्चों ने इस तरह से सीखा हो, बिकॉज दिस इज द ओनली वे दैट हाउ टू यूज टेंसेस। अब यहां पर जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है कि भाई हिंदी में जब ट्रांसलेशन करनी हो तो किस तरह से हम इस टेंस को समझेंगे, किस तरह से हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अब बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो एक तो इसकी पहचान क्या है, इसकी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि ये टेंस जो है वो हमेशा काम के पूरा होने के बारे में बताता है। यानी कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके हमें ये पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है, यानी कि काम पूरा हो गया है। देखिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हो, उसमें ये कहता है कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जा चुका हूं या नहीं हूं, ये बात नहीं तय हुई।
जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा उसमें ये कहा कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माँ खाना बना रही है, या मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हमने उसको लिख के पूरा किया या नहीं किया। लेकिन जो ये टेंस है इसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है, यानी कि इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं, जो सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स। तो बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज या फिर हैव, हैज या हैव। अब मैं इसकी अगर मेन वर्ब की बात करूं, ठीक है, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और अगर मैं इसके मेन वर्ब की बात करूं तो इसकी जो मेन वर्ब हो जाती है वो बच्चा होती है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज याद रखना बेटा, हैज, हैव और हैड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, इनके पीछे हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। वो बात अलग है कि जो हैज और हैव है वो प्रेजेंट में आता है और हैड पास्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखनी है, कहीं पर भी आपको हैज दिखाई दे, कहीं पर भी आपको हैव दिखाई दे, कहीं पर भी आपको हैड दिखाई दे, तो हमें बिना टाइम गंवाए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब मैं बात करता हूं हैज की, तो देखिए हैज जो होती है, हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, यानी कि सिंगुलर के लिए, और जो हैव होता है वो प्लूरल के लिए होता है, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हैज, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहले तो हम इसके हिंट वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, इतना पहले आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हिंट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जिसको हम एडवर्बियल के नाम से भी जानते हैं, तो इसके जो हिंट वर्ड्स होते हैं क्या क्या होते हैं ये ध्यान रखना है अपने को। इसका जो हिंट वर्ड्स होता है वो होता है जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली, ठीक है, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सारे के सारे इसके हिंट वर्ड्स होते हैं। यानी कि ये अगर हिंट वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और फिर उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे उसके ऊपर हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां तक आप लोगों को मैंने बताया, जिसमें कि हिंदी की भी आपको आइडेंटिटी बताई, उसके बाद इंग्लिश में भी बताया कि ये क्या बताता है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब डिस्कस की, उसके बाद हमने मेन वर्ब डिस्कस की, और उसके बाद हमने इसके हिंट वर्ड्स पढ़े। ठीक है, हिंट वर्ड्स में जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी और रिसेंटली। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं, तो आगे अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया है, आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव के ही पूछे जाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, हमें पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ यूज हो रहे हैं, किस तरह से यूज हो रहे हैं, हमसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको हमारी टैगलाइन है, जीरो से लेकर हीरो तक, और डक्टाइल एकेडमी का है ये वादा, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर आधा, सब कुछ आपको पूरा मिलेगा। हर तरह से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद भी आपके साथ हम अपनी एकेडमी की जो वेबसाइट है उसके थ्रू जुड़े रहेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े रहेंगे। उसके अलावा आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो वो डाउट आप उसमें पूछ सकते हो। इवन ऐप में भी हम आपको एक डाउट के लिए एक अलग से एक ऑप्शन देंगे, जिसमें आप अपना डाउट फोटो क्लिक करके या रिटन नोट्स के साथ आप भेज सकते हो, जिसके ऊपर हम एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो हमें आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, अपने आराम से शांति से बैठ के समझिए, चीजों को लिखते चलिए और क्लास को रिवाइज कर करके देखिए, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर देयर फॉर यू। चलिए, अब अगर मैं बात करूं एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन करता है, तो एग्जामिनर ने ये कह दिया, आई डैश फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। मैं लिख देता हूं दो तीन एग्जांपल, ठीक है।
उसके बाद he does just her lunch, ठीक है, या फिर we does already watch movie, क्लियर। नेहा has cooked food now। देखिए क्या होता है, किस तरह से होता है, आप समझिए। आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसी तरह से बोर्ड में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, आई डैश फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। तो हमारे हिंट वर्ड्स क्या है यहाँ पर, जस्ट नाउ। इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई है। आई के साथ हमेशा क्या यूज हो जाता है, हैव, क्लियर, हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, क्लियर। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, यानी कि मैं अभी अभी अपना जो काम है वो पूरा कर चुका हूं, यानी कि खत्म कर चुका हूं। अगला देखिए, शी डैश जस्ट टेक हर लंच। अब यहां पर हिंट वर्ड्स है, वो क्या है, जस्ट है, समझ गए। जस्ट और जस्ट नाउ दोनों इसी में आता है। तो ये कह रही है कि मैं अभी जस्ट अपना लंच ले चुकी हूं। तो यहां पर शी के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। शी हैज जस्ट टेकन हर लंच, क्लियर। वी डैश ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। अब यहां पर जो हमारा हिंट वर्ड्स है या एडवर्बियल जिसको आप कहते हो, वो क्या है, ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। देखिए अगर कोई बात पहले से ही कह रहा है, तो पहले से ही अगर मान लो आपने एक वर्ड यूज कर दिया पहले से ही, इसका मतलब वो काम आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि वो काम आपका पूरा हो चुका है, पहले से ही आपने उस काम को कर लिया है। तो यहां पर हमारी हिंट वर्ड्स मिल गई ऑलरेडी, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या वर्ब यूज हो जाएगी, हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, हैव। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा, वॉच्ड दिस मूवी, यानी कि वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, यानी कि हम ये मूवी पहले ही देख चुके हैं, या हमने ये मूवी पहले ही देख ली है, क्लियर। अगला देखो, नेहा डैश कुक फूड जस्ट नाउ। अब यहां पर हमारा इंटवर्ड्स दोबारा से यही आ गया, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ इंटवर्ड्स है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि जो नेहा है वो खाना अभी अभी बना चुकी है, या नेहा ने अभी अभी खाना बना लिया है, क्लियर। तो जस्ट नाउ से हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और नेहा सिंगुलर है, तो क्या हो गया, हैज, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बेटा, कुक्ड, क्या हो जाती है, कुक्ड। तो ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, क्लियर। इस तरह से हमें हिंट वर्ड्स पहचानने में, बार बार आप लोगों को एक ही बात कहूंगा बेटा, हिंट वर्ड्स पे फोकस करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब्स पे हमें फोकस करना है, मेन वर्ब पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज पे फोकस करने की नीड नहीं है। आपको अगर ये पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, कौन सी वर्ब किस तरह से यूज होती है, और कौन सा जो हमारा हिंट वर्ड्स है वो किस टेंस से रिगार्डिंग है, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूं। चलिए अब मैं आगे बात करूं, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का देखो क्या स्ट्रक्चर होता है। हम आपको नेगेटिव का भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि हमें यह भी जरूरी है ना कि हर सेंटेंस किस तरह से उसका फॉर्मेशन है। नेगेटिव में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब के तीसरे नंबर पे यानी कि तुरंत बाद हम नोट लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट भी यूं का यूं ही रहेगा। ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या हो जाएगा इससे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो समझ सकता है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य है, क्लियर। अब मैं इसके डायरेक्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ
जैसे फॉर एग्जाम्पल he has not paid her room rent. She has not paid her room rent. Clear? या फिर I have not read my notes. यानी कि मैंने अपने नोट्स नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ चुका हूं. क्लियर? यहां पर ये हो जाता है आई हैव नॉट रेड माई नोट्स. आगे देखते हैं अपन. कमल एंड अशोक. देखिए कमल एंड अशोक ये प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है. आप ये मत सोचना कि ये तो नाम आ गया कमल या ये अशोक आ गया. यहां पर एंड कंजंक्शन है. एंड कंजंक्शन से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल का काम करते हैं. ठीक है, कमल एंड अशोक, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव. कमल एंड अशोक हैव नॉट विजिटेड जयपुर. ठीक है, कमल एंड अशोक हैव नॉट विजिटेड जयपुर. ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नेगेटिव. अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, देखिए ये आपके सामने है, नेगेटिव का भी बता दिया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने जो आप लोग क्लास देख रहे हो उस क्लास को पोस्ट करके और इसको आप लिख सकते हो. क्लियर? यहां पर इस तरह से नेगेटिव बनता है, तो आपको क्लास पोस्ट करने के भी अगर लिखने की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हो इजीली. क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब जब मैं बात करूं इसके इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव में हमारा सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब्स आती है. क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? हैव या हैव. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये हमारा आ गया. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने आपसे ये कह दिया हैव यू डन योर होमवर्क. क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? या फिर मैं ये कह दूं हैज आर्यन ईटन बनाना. क्या आर्यन ने बनाना खा लिया है या क्या आर्यन बनाना खा चुका है? क्लियर? यानी कि हैव आर्यन ईटन बनाना, क्या आर्यन बनाना खा चुका है. क्लियर? तो आज हमने आपके सामने जो यहाँ पर दो टेंस आपके सामने क्या किए अभी तक हमने डिस्कस किए, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हमने डिस्कस किया. आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर. चलिए अगला जो टेंस है ये देखिए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा अगला. ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे. देखिए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी भी अगर मैं हिंदी में पहचान बताऊं तो वही पहचान होती है रहा है, रही है या रहे हैं. अब आप बच्चों एक बात के लिए सोच सकते हो कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जज कर पाएंगे? डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ डक्टाइल अकेडमी, सो यू डोंट नीड टू वरी. ओके, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. मैं बताता हूं कैसे जज करोगे. देखिए सेम चलता है उसके साथ, लेकिन यहां पर एक चीज और ऐड कर दी जाती है, टाइम. यानी कि साथ में टाइम और लिखा हुआ होता है. इसमें क्या लिखा हुआ होता है? टाइम. क्लियर? यानी कि अगर कोई काम पहले स्टार्ट हुआ हो, है ना, एंड इफ एनी वर्क हैज स्टार्टेड इन पास्ट
टाइम एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू, है ना। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी भी कंटिन्यू हो और आगे भी कब तक कंटिन्यू रहेगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बेसिकली ये वहां यूज किया जाता है जहां पर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया हो आपने, अभी भी कर रहे हो और आगे भी कब तक करोगे ये आपको आइडिया नहीं है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज बतानी जरूरी होती है, टाइम, साथ में टाइम और ऐड हो जाता है। कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं। अभी तक मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जुड़े रहिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर हम बात करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इसकी हैज बीन और हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहां पर जो हमारा हैज बीन है, हैज बीन हमारा हो जाता है सिंगुलर के लिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव बीन। ये लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज मैं आप लोगों से ये कहता हूं, इसकी मेन वर्ब क्या होती है, ये देखिए, देखिए मेन वर्ब। तो बेटा एक चीज याद रखना, जो हमारा टेंस है इसमें एक नाम ऐड हो रहा है कंटिन्यूअस, है ना। बहुत पहले आपने देखा होगा टीवी पर एक ऐड आती थी कि वुडलैंड है तो लेदर ही होगा। उसी तरह से जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए इसका मतलब आईएनजी ही होगा। यानी कि कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें कंटिन्यूअस लिखा आ रहा हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना यूज की गई हो। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज की गई है तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है। क्लियर। वो सब, अगर कोई आपसे ये कह दे कि वर्ब की आईएनजी यूज किए बिना भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका मतलब इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे राइटर की बुक पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी होगा ही होगा। तो जो इसकी मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब में आईएनजी। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके हिंट वर्ड्स की बात करूं, तो इसके जो हिंट वर्ड्स है, हिंट वर्ड्स होते हैं इसके सिंस और फॉर। बस ये सिंस और फॉर से ही आपको पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके अलावा कोई हिंट वर्ड्स नहीं दिया गया होता है। एग्जामिनर आपको कुछ भी ऐसा अलग से स्पेसिफिक नहीं देगा जिससे आपको पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वो आपको सिंस और फॉर ही देगा और उसी से आपको जज करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब सिंस और फॉर ये दो चीजें हमारे सामने नहीं निकल कर आई है, तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि सिंस और फॉर होता क्या है। जब हमें यही नहीं पता होगा सिंस और फॉर क्या होता है, तो हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, वो हमारे लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल ही होगा। लेकिन यहां पर इंपॉसिबल नहीं करना है, क्योंकि नथिंग इज इंपॉसिबल, द वर्ड्स इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ध्यान रखिए कैसे करना है अपने को। सिंस और फॉर का यूज आप कैसे करेंगे, देखिए यहां तक आप लोग इसको आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सिंस और फॉर की। तो सिंस और फॉर की जब बात की जाए, कब यूज होता है सिंस और फॉर, देखिए एक होता है हमारा सिंस, ठीक है, और एक होता है हमारा फॉर। हम इसको पूरे को आराम से समझेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सिंस आ गया और ये आ गया हमारा फॉर। देखिए अब सबसे पहले इसको कैटेगराइज करके हम समझ लेते हैं कि सिंस कब कब यूज होगा और फॉर कब कब यूज होगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखो सिंस का जो यूज होता है वो यूज होता है, सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्लियर। हिंदी के बच्चे अगर समझे तो इसको ये भी कहते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। यानी कि कोई टाइम अगर डेफिनेट है तो उसके लिए सिंस का यूज हो जाता है। और जो फोर का यूज होता है वो हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब और इसको हम हिंदी के बच्चे अगर समझे तो अनिश्चित समय के लिए। बेटा मन में जरूर ये क्वेश्चन आपके फूट रहा होगा कि सर ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आया तो अब आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या होता है, पहले तो समझिए पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम में हमें वो टाइम बताना होता है जिस टाइम पे आपने वो काम स्टार्ट किया था, यानी कि जो वो समय रहा था उस टाइम को आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो किस तरह से कैटेगराइज होगा ये समझिए। मैं कलर चेंज कर देता हूं, चलिए देखिए, इसमें क्लॉक टाइम हो सकता है, घड़ी का समय हो सकता है। घड़ी का समय इट मींस जैसे 2 PM, ठीक है, 2 o'clock, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पार्ट ऑफ द डे हो सकता है,
पार्ट ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग, नून, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ द डे है। इसके अलावा पार्ट ऑफ द एज हो सकता है। अब पार्ट ऑफ द एज क्या होता है सर, बताते हैं क्या होता है। चाइल्डहुड, यानी कि आपके जीवन का जो हिस्सा होता है चाइल्डहुड है, ठीक है। टीन एज है, ये सारे आपके पार्ट ऑफ द एज है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो इसके अलावा कोई डे हो। अब डे क्या होता है सर, डे ये होता है संडे। मैं साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी लिखता जा रहा हूं ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। संडे, मंडे। इसके अलावा कोई डेट हो जाए, डेट जैसे मान लो मैं ये लिख दूं 5 मई, 17 जून, ये डेट हो गई। उसके अलावा कोई मंथ हो जाए, मंथ यानी कि JANUARY, जनवरी या फिर फरवरी, ये सारे के सारे मंथ की कैटेगरी में होते हैं। उसके अलावा कोई ईयर आ जाए, ईयर यानी कि 1947, 2025, ये सारे के ईयर की वो होती है, एग्जाम्पल होते हैं। उसके अलावा कोई सेंचुरी आ जाए। देखो सेंचुरी तो बहुत बड़ी चीज होती है, सेंचुरी तक तो एग्जामिनर आपको नहीं लेके जाता है। सेंचुरी क्या होता है, 100 years पीरियड इज कॉल्ड अ सेंचुरी। तो एग्जामिनर कभी सेंचुरी तक जाएगा ही नहीं। लेकिन एग्जामिनर नहीं जाता है तो हम क्या करें, हम तो जाएंगे, हम तो समझ के आएंगे, वहां तक भी जाएंगे, हम तो आखिरी उस कोने तक जाकर समझ के आएंगे जहां पर हमको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का पेपर ही क्लियर नहीं करना है, हमको अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव भी करना है। तो उसके लिए हमें हर वो लास्ट फैक्ट पता होना चाहिए जो इंग्लिश में यूज होता है। क्लियर। तो सेंचुरी जैसे 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ठीक है। उसके अलावा कोई सीजन आ जाए। सीजन क्या होता है बच्चा, कोई ऋतु, जैसे ऑटम, समर अभी चल रहा है बहुत भयंकर वाला, है ना, तप रहे हैं सब जाने, ये सीजन आ जाए। क्लियर। या फिर कोई फेस्टिवल आ जाए। अगर फेस्टिवल की बात की जाए, फेस्टिवल यानी कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, जो भी है ना, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, रक्षाबंधन आ जाए, नवरात्र आ जाए, ईद आ जाए, बैसाखी आ जाए, है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। अगर इनमें से किसी का भी यूज किया गया है तो हम सिंस का यूज करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं कहता है कि सिंस का यूज करो या फोर का यूज करो। एग्जामिनर तो सिंस फोर आपको ऑलरेडी देता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर आप ये सोचोगे सर जब एग्जामिनर सिंस और फोर दे के रखता है तो हमें क्यों दिमाग लगाना। तो बेटा आपको आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो इंग्लिश को इंप्रूव करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही तो सही थोड़ी करना है, हमें एक मार्क्स ही थोड़ी चाहिए, हमें एक मार्क के लिए नहीं लड़ना है, हमें तो इंग्लिश के हर उस छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के लिए लड़ना है जिससे हमें अपनी जो इंग्लिश है उसको एनहेंस कर सके, उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहां हमने समझा पॉइंट ऑफ टाइम, अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो इसको मैं आसान से शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं। पीरियड ऑफ टाइम यहां आपने समझा, पॉइंट ऑफ टाइम में आपने ये समझा कि जब भी कोई काम जिस समय स्टार्ट हुआ हो उस टाइम को बता देना, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे 2 बजे, 3 बजे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 1 जुलाई, 2 जुलाई, है ना, 1947, 1948, 1925, इस तरह से, है ना। या फिर 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, या ऑटम, समर, स्प्रिंग या विंटर, इस तरह से, या फिर होली, दिवाली। ये तो चलो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, हमने बता दिया कि भाई ये काम तब से चल रहा है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, अब आप देखो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए आपको कितना टाइम लग गया। 1 महीने लग गए, 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए। यानी कि आपने ये नहीं बताया कि आपने शुरू कब किया था, आपने तो ये बताया है कि मैं कब से कर रहा हूं। मान लो आपने ये कह दिया कि सर मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। आपने ये कह दिया सर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पीरियड ऑफ टाइम। पहले इसको समझते हैं ना। देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अरे सर कर क्या रहे हो, गिनती क्यों बोलना सिखा रहे हो। अरे गिनती बोलना नहीं सिखा रहा हूं बेटा, समझो किस तरह से होता है। 1 2 3 4 5 मुझे भी पता है, ये आप लोगों को अच्छे से आता है, बहुत छोटी क्लास में आपने सीख लिया था। अब कैसे आता है, इस तरह से आएगा। 4 1 मंथ, ठीक है, 4 2 years, 4 3 days, 4 4 hours,
फॉर 5 वीक्स। इस तरह से यहां पर देखिए, ये आपको ये क्लियर नहीं कर रहा काम कब स्टार्ट किया था, वो तो ये कर रहा है कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूं काम को, बस ये बता दिया उसने। अब यहां पर इसके अलावा ये भी हो सकता है फॉर देन लास्ट देन टाइम, यानी कि 4 लगा के और उसके बाद लास्ट लगा के टाइम, फॉर लास्ट 3 years, फॉर लास्ट 5 months, फॉर लास्ट 5 minutes, ये भी हो सकता है। तो यहां हमने सिंस और फॉर के बारे में समझा कि सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होगा। अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। यहां तक देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो, पूरा का पूरा एक एक लाइन बाय लाइन आप नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को संभाल कर रखिए। ये मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, ये नोट्स लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। किसी भी अच्छे से अच्छी की बुक में पढ़ लो, सब चीजें वहां से भी मिल जाएगी। ये सारे के सारे जो नोट्स आपको परोसे जा रहे हैं, ये बेटा बहुत ही ऑथेंटिक बुक से पढ़ा हुआ है और एक अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और इनके थ्रू अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट 100% आपके फेवर में ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैज आ जाएगा या हैव आ जाएगा, और इनके साथ क्या यूज हो जाएगा, बीन का यूज हो जाएगा। अब जबकि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना ही आना है, क्योंकि कंटिन्यूस है, आईएनजी है, कंटिन्यूस ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद या तो सिंस आएगा या फॉर आ जाएगा, और उसके बाद दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा। एक चीज याद रखना, जो हमारे हिंट वर्ड्स है वो यही हिंट वर्ड्स है, सिंस और फॉर। इसी से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। अब एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन करेगा समझिए। एग्जामिनर करेगा आई डैश टीच इंग्लिश सिंस 2018। चलिए अगला देखिए, दे डैश वॉच मूवी फॉर 2 hours। क्लियर। अगला देखिए, अजय डैश प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए आप, वी डैश लिव इन विलेज सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, कह रहा है कि हम बचपन से ही कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। चलिए अब इनको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंस का यूज कहां होगा, फोर का कहां होगा। आपको तो ये देखना है, सिंस आ रहा है तो समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या आ जाएगा, आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। यानी कि ये कह रहा है कि मैं 2018 से क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यानी कि इसने काम की शुरुआत कब की थी, 2018 में की थी, अभी भी ये कर रहा है और आगे भी कब तक करेगा हमें आइडिया नहीं है। अगला है दे डैश वॉच मूवी फॉर 2 hours। यहां पर 4 आ गया, ये हमारा हिंट वर्ड से 4, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और देखिए ये बता रहा है 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं। अब कौन से 2 घंटे ये हमें नहीं बताया है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, they have been watching movie for 2 hours। अगला है अजय डैश प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी अजय सुबह से ही क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या आ जाएगा, हैज बीन प्लेइंग। ये देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पार्ट ऑफ द डे है, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्योंकि मॉर्निंग दिन में एक बार ही होती है, 24 घंटे में एक बार ही सुबह होती है। ये नहीं है कि अभी सुबह हो गई, 2 घंटे बाद फिर सुबह हो गई, 6 घंटे बाद फिर सुबह हो गई। तो मॉर्निंग जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। वी डैश लिव इन विलेज सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, पार्ट ऑफ द एज है। बचपन से ही हम कहाँ रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं।
अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि अभी आपका बचपन है, 2 साल बाद फिर बचपन लौट आएगा, 50 साल बाद फिर बचपन लौट आएगा। पार्ट ऑफ द एज होते हैं, वो कैटेगराइज होते हैं। छोटा बच्चा है, बचपन है, फिर उसका चाइल्डहुड से आगे चल जाता है, वो एडोलसेंस में चला जाता है, उसके बाद वो एडल्टहुड में चला जाता है, उसके बाद ऐसी उसकी जो लाइफ की स्टेज है वो सर्किल चलता ही रहता है। तो ये क्या कह रहा है, हम लोग क्या कह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन विलेज सिंस चाइल्डहुड, यानी कि हम बचपन से ही गांव में रह रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यू कैन राइट डाउन, और वीडियो को पॉज करके आप इनको आराम से लिख सकते हो, और अपने आगे के भी जो एग्जांपल है, क्योंकि जब टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को एक इसके रिगार्डिंग जो इसकी क्वेश्चन सीरीज होती है वो भी हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा इजी होगा। क्लियर। तो एक वीडियो आपको हर टॉपिक के बाद कुछ एक क्वेश्चंस की होगी, जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, पहले भी पूछ चुका है, और आगे भी पूछने के जिन जिन के चांसेस है वो हम सारे आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मैं बात करूं नेगेटिव की, सबसे पहले नेगेटिव की मैं बात करता हूं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वही V1 ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, और देन लास्ट में टाइम। ये आपका नेगेटिव। तो मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप लोगों को एक बता देता हूं, जैसे आई हैव नॉट, सॉरी नॉट के बाद यहां पर बीन, बीन भी लगेगा, इधर देखना थोड़ा सा, नॉट बीन, V1 में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, एंड टाइम। ठीक है। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन टेकिंग जूस फॉर 2 months, यानी कि मैं 2 महीने से जूस नहीं ले रहा हूं, उसने बंद कर रखा है। She has not been driving a car since Monday, वह सोमवार से कार नहीं चला रही है। तो ये हो गए इसके नेगेटिव। अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आई होप आपको ये सीखने को कुछ ना कुछ इससे और भी ज़्यादा बेटर मिलेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ और हैव, के बाद सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, और टाइम के बाद लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए, हैव यू बीन, हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2019, क्या तुम 2019 से मैथ पढ़ा रहे हो, या फिर है सीमा बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, क्या सीमा 2 घंटे से लेटर लिख रही है। क्लियर। तो यहां पर हमने
आज जो हमारे आज की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझा, प्रेजेंट परफेक्ट समझा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझा, और एक एक चीज को विद हिंट वर्ड्स, विद हेल्पिंग वर्ब्स, और जो भी उसके स्ट्रक्चर थे, जो भी उसके फंडामेंटल्स थे, वो सारे आपके साथ क्लियर किए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और आगे की क्लास हम अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।